Hello listeners, I welcome you to take a trip on Radio Udan, a flight of life, with me, RJ Rajeshwari, to uncover the mysteries of the book world. कैसे हैं आप लोग? चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा पहुंची है। हमारे दोनों डिटेक्टिव्स यानी सौरभ और केशव, उनको जब प्रेरणा का केस मिला तो बहुत बौखलाए हुए तो थे और थोड़ा सक्सेस मिल रहा था उनको कि हाँ, कोई ना कोई संदिग्ध उन्हें मिल रहा है। मगर आपको याद है, केस शुरू करने से पहले जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी, सबसे पहले पेरेंट्स यानी रमेश मल्होत्रा और नीलम मल्होत्रा का नाम उन्होंने ओमिट कर दिया था, ये कहते हुए पेरेंट्स आर जनरली नेवर द क्रिमिनल्स हु किल देयर चिल्ड्रन। याद है आपको? मगर ये केस कहाँ पहुंच गया? इसमें तो रमेश जी और नीलम जी प्रेरणा के पेरेंट्स ही नहीं निकले। अब क्या होगा? क्या रमेश जी और नीलम फिर से संदिग्ध के दायरे में आ गए हैं? ये तो अब आगे चल के कहानी में देखना पड़ेगा। अभी तक की कहानी तो यही हुई है और इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ी थी उस दिन। याद है आपको, जब प्रेरणा और अंजलि की एक्चुअल मदर यानी उनकी सो कॉल्ड बिंदु बुआ, अब तो उनकी बिंदु मदर हो गई हैं, वो अपनी कहानी सुनाने लग गई 26 साल पहले की। तो श्रोताओं, आज की कहानी में कुछ देर तक बिंदु बुआ यानी बिंदु द न्यू मदर विल बी द नरेटर। फर्स्ट पर्सन में वो अपनी कहानी सुना रही हैं कि 26 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। चलिए आगे चलें। मैंने वीर जी को सॉरी कहा और मैं अपने माइंड में गिन रही थी, मैं अभी तक 20 बार बोल चुकी थी। पहले 8 बार में तो मुझे थप्पड़ मिले थे, उसके बाद तो उन्होंने थप्पड़ मारना भी बंद कर दिया था मुझे। वो हमारी चारपाई के चारों ओर घूम रहे थे। मैं और नीलम भाभी दोनों चारपाई पे बैठे थे और भाभी ने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था और गीतू वो दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। वीर जी ने पूछा, 7 महीने? 7 महीने से ये बच्चा तुम्हारे पेट में है और घर में किसी को कुछ नहीं पता चला? उन्होंने नीलम भाभी की ओर क्वेश्चनिंग आइज से देखा। भाभी के मुंह से तो कोई जवाब नहीं निकला। असल में मैं हमेशा स्वेटर पहन के और शॉल कवर करके रहती थी अपने आप को, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। वीर जी ने फिर गीतू की ओर देखा और सवाल किया। गीतू ने जवाब दिया, वीर जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ 16 साल की तो है महज। गीतू को पता चल सकता था। मैंने उसे बताने की कोशिश बहुत करी थी। एक बार एक ISD कॉल में फोन पे मैंने उसे बताया था कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। इससे ज्यादा मैंने उसे कुछ डिटेल नहीं बताया था। हाँ, परम के बारे में बताया था कि मैं उसे प्यार करती हूँ। उसने मेरी बात को हंसी में टाल दिया था। इससे ज्यादा मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाई थी फोन पर, क्योंकि वो भी बहुत इंडिया आने के लिए एक्साइटेड थी। तो यही सब चलता रहा। और मैं किसको बताती? माँ जी को बताने का तो सवाल नहीं था, वो तो मेरा खून कर देती। और वैसे भी वो 2 महीने पहले निकल चुकी थी अपने बूढ़े पेरेंट्स के साथ। उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए हरिद्वार चली गई थी। नीलम भाभी जी से मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि वो तुरंत वीर जी को जाके बताना पड़ता उनको और वो परम का खून कर देते। I did not mind getting pregnant. बेवकूफ की तरह मैंने सोचा, हाँ, यही तो मेरी किस्मत है। 1 साल पहले जो गीतू के साथ हुआ था, जैसे उसे कोई मिल गया था, मुझे लगा मुझे भी मेरा प्यार मिल गया है। मगर मुझे क्या पता कि वो ऐसे धोखा देके चला जाएगा। मैं तो परम की बातों में ही आई थी ना। उसने मुझे कहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम किसी को कुछ बताना मत। बस उसी की बात पकड़ के और मैं बैठी रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब मेरे सिम्टम्स दिखने भी लग गए थे तो भी मैं छुपाती रही। इसीलिए मैं छुपाती रही और सोचती रही किसी दिन परम आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दिन दोपहर को जब मैं चारपाई पे सो रही थी, नीलम भाभी जी ने नोटिस कर लिया, क्योंकि मेरा शॉल खिसक चुका था। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। रोते हुए उन्हें मैंने सब सच्ची बात बता दी। उन्होंने कहा, भाई मुझे तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने वीर जी को बताना ही मुनासिब समझा। जैसे एक्सपेक्टेड था,
जैसे ही वीर जी को पता चला, उन्होंने कहा मैं तो परम का खून कर दूंगा। उसके बाद उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो इतने वेहमेंटली चारपाई के 4-5 चक्कर काटने लग गए, तब तक वो कुछ नहीं बोल पाए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? मैंने मना कर दिया। इस पर वीर जी ने कहा, अच्छा किया तुम नहीं गई, वरना बात आग की तरफ फैल जाएगी। और गीतू, तुम भी जोगी को मत बताना। यानी वो गीतू के हस्बैंड की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे से कहा, क्या तुम गीतू और नीलम के साथ डॉक्टर के पास जाओगी और मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगी? मैंने हाँ भर दिया। हालांकि जोगी भी इंडिया आया हुआ था गीतू के साथ। अभी वो अपने पेरेंट्स के पास रहने मोगा गया हुआ था। उसने टैक्सी ड्राइविंग से 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी। मैं, नीलम भाभी और गीतू तीनों डॉक्टर रमेश आलूवालिया के अंदर के कैबिन में गए। मुझे लेटा के डॉक्टर ने टेस्ट किया और स्क्रीन में जो दिखा वो नीलम भाभी को और हमको दिखाई दिया। और तब पता चला कि मेरे पेट में ट्विन्स हैं। इसके बाद जब हम अंदर जाके बैठे तो डॉक्टर बहुत नाराज़ हो गए नीलम भाभी को देख के, क्योंकि उनको हमारी बातों से ये पता चला कि अबॉर्शन कराना चाहते हैं। वो कह रही हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? 2 फुल्ली ग्रोन चिल्ड्रन हैं और मैं तो तुम्हें बोलने वाली थी कि सिजेरियन की डेट फिक्स कर लो, ये तुम कैसे बोल सकती हो? उसने नीलम भाभी को क्रिमिनल की तरह देखा कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसके बाद मैंने डॉक्टर रेशमा आलूवालिया को सारी कहानी सुनाई, सिचुएशन बताई और नीलम भाभी ने हाथ जोड़ लिए उनके सामने और कहा, बताइए अब हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे को पहले उनके पास आना चाहिए था, इनिशियल मंथ्स में तो कुछ हो सकता था। अब वो फुली ग्रोन चिल्ड्रन ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट डिलीवर्ड हैं, तो इस समय कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने बस बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब आप जाइए यहाँ से, मेरे पास और पेशेंट्स हैं, आप सोचिए क्या करना है। अगर आपको बेबीज़ को डिलीवर करना है तो ही मेरे पास आइएगा, वरना आप लोग जा सकते हैं, कह के उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें। और मैं तो बिल्कुल वहाँ ब्रेकडाउन हो गई थी ये देखकर कि भैया की कितनी बेइज्जती होगी, भाभी को कितना डॉक्टर से सुनना पड़ रहा है। मेरा तो दिमाग वहीं पे घूमने लग गया था। वापस घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए वीर जी ने भाभी को पूछा कि माँ जी कब वापस आ रही हैं? नीलम भाभी ने कहा, अभी वो लोग तिरुपति में हैं, उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, मगर उसके पहले कुछ और जगह जाके फिर जाएंगे, तो कम से कम 2 महीना तो और लगेगा। हम लोग सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। आदि, जो मेरा भाई 10 साल का था उस वक्त, वीर जी ने उसे उनके कमरे में टीवी देखने के लिए भेज दिया था। 1 हफ्ता और डॉक्टर्स के विजिट के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वीर जी ने मुझे कहा कि डिलीवर करो इन बच्चों को, उसके बाद उन्हें एक ऑर्फनेज में भेज दो। बस उसके बाद 3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाई थी। समहाउ वो स्क्रीन पर, अल्ट्रासाउंड के स्क्रीन पे 2 बच्चों का सर देख के मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया था। मैं तो मदर बनने वाली हूँ, 2 बच्चों की मदर बनने वाली हूँ, और ऐसे बच्चों की 2 उठा के किसी ऑर्फनेज में भेजे जाने वाले हैं जिनको कभी किसी का प्यार नहीं मिलने वाला। मैं तो रातों तक सो नहीं पाई थी ये सुनने के बाद। तो मैंने फिर वीर जी को कहा, वीर जी मैं इन बच्चों को खुद पालूंगी। वीर जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इलेजिटिमेट नाजायज बच्चों की तरह पालोगी और कहाँ से उनका भरण पोषण करोगी तुम? तो मैंने कहा, वीर जी प्लीज मुझे उनको रखने दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके उनके लिए कमाऊंगी और मैं उन्हें पालूंगी। आपको पता है ये ऑर्फनेजेस सब कैसे होते हैं, कितनी खराब तरीके से वो बच्चों को रखते हैं। प्लीज आप मुझे उन्हें वहां भेजने को ना बोलिए। वीर जी ने गुस्से में कहा, ठीक है जाओ, जो मर्जी करो और मरो। मेरे आंखों से आंखों छलक पड़े और नीचे बहने लगे। मैं मेरे वीर जी की लाडली थी, वो अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके मेरे लिए गुड़िया लाते थे, और आज मेरे बच्चों को वो ऐसे ऑर्फनेज में भेजना चाह रहे हैं। क्या उनके पास जिंदगी की और उसकी फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं है? मैंने भाभी की ओर देखा और उनसे विनती करी कि भाभी मुझे प्लीज बच्चों को पालने दो, मैं चाहे कोई मेड बन जाऊंगी, घर के काम करूंगी, मगर मैं बच्चों को पाल लूंगी। उधर से वीर जी ने कहा, हाँ हाँ काम वाली बन जाना,
और नाजायज बच्चों को जन्म देके उनको पालना, कहीं तुम जाके मर क्यों नहीं जाती हो? भाभी ने वीर जी को कहा, रमेश जी प्लीज, वो बच्ची है। वीर जी ने कहा, अच्छा ये बच्ची लग रही है तुमको? इस पर गीतू दीदी ने बोला, भैया आज तक आप ही ने हम लोगों को पाला पोसा है। तो उन्होंने कहा, तो मुझे क्या मिला वापस यहाँ पर? ये सब? गीतू तुम तो बड़े मजे से सियाटल में रहती हो, मुझे यहाँ पे ये सब चीजों को डील करना पड़ता है। इस पर गीतू दीदी ने कहा कि उससे गलती हो गई है, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, उसको अपने बच्चे जन्म देने दीजिए, वो पालेगी अपने बच्चों को। तो इस पर वीर जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये यूएस नहीं है, ये अमृतसर है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि ये बच्चे कहाँ से आए? टेबल पे डिनर लगा हुआ, किसी ने भी नहीं खाया। राजमा चावल वीर जी का फेवरेट था, मगर आज उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया और वो आगे बोलते गए। उन्होंने कहा, ऑर्फनेज यानी अनाथालय कोई बैड आइडिया नहीं है। जो भी उन बच्चों की किस्मत में होगा वो हो जाएगा, अब कुछ और कर नहीं सकते हम। तब मेरे एक बच्चे ने मेरे पेट के अंदर एक किक किया और मेरे मन में ऐसे आया कि जब वो पैदा हो जाएंगे, कॉकरोच और चूहे भरे हुए किसी एक अनाथालय में वो पलेंगे। सोच के मेरे से रहा नहीं गया, मैं बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गई और मैं रोने लग गई और बहुत जोर जोर से रोने लग गई। मैं क्या करती, मेरे बस में नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे नहीं रोना चाहिए था ऐसे, बट आई हैड नो ऑप्शन। इस पर वीर जी ने कहा, अब रो मत गुड़िया, तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं बताऊं तुम लोगों को, मेरे वीर जी बाहर से जितने कठोर दिखते हैं ना, अंदर से वो बिल्कुल मक्खन जैसे हैं। उनके जितना इस परिवार के बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है इस परिवार में। नीलम भाभी और गीतू दीदी दोनों मेरे आंसू पोंछने लग गए, कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा रोना नहीं बंद हो पाया, बल्कि वो दोनों और साथ में मेरे रोने लग गए। आदि ने एक बार रूम से झांका देखने के लिए कि क्या हो रहा है बाहर, तो वीर जी ने उसको ऐसी एक नजरों से स्ट्रिक्टली देखा, वो डर के मारे वापस अंदर चला गया। अब वीर जी ने कहा, एक और रास्ता है। मेरे को एक छोटा सा रे ऑफ होप दिखाई दिया। उन्होंने गीतू को पूछा, गीतू क्या तुम अपनी बहन से प्यार करती हो? गीतू ने कहा, ऑफ कोर्स भैया, वो हमारे घर की गुड़िया है। फिर वीर जी ने भाभी को पूछा, नीलम क्या तुम मेरे परिवार के लिए कुछ कर सकती हो? उन्होंने कहा, मैंने कब नहीं किया, क्या ये मेरा परिवार नहीं है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुमको और गीतू को दोनों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तुम दोनों को ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि इस परिवार का एक सीक्रेट कभी तुम लोगों की तरफ से बाहर नहीं आना चाहिए। गीतू, एक बच्ची तुम ले जाओ और तुम उसे अपना और जोगी का बच्चे का नाम दे देना, और नीलम तुम एक और को ले लो, वो जो कि हमारी बच्ची कहलाएगी। सुनकर भाभी ने और गीतू दीदी ने दोनों ही एक साथ बोला, व्हाट? तो वीर जी ने कहा, हाँ हाँ सोच लो जरा, हमारे पास और एक ही दूसरा ऑप्शन है, वो की है अनाथालय, जो कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरा हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिंदु अपने सर पे लेके दोनों बच्चों को पाले। वो नहीं पाल पाएगी, कैसे पालेगी वो? और वो हमारे परिवार की इज्जत का भी सवाल है, तो तुम दोनों जरा सोचो। गीतू दीदी ने कहा, मुझे जोगी से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने फिर मेरे से कहा, बिंदु मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मगर ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो बताना तो पड़ेगा ही ना। वीर जी ने कहा, मैंने बताया था, बहुत बड़ी बात है। नीलम तुम? भाभी ने कहा, मेरे पास वैसे कोई चॉइस तो कभी नहीं होता है, और मैंने आपकी किसी बात को कभी काटा है? उनकी आवाज में मगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो था। गीतू दीदी ने पूछा, क्या हमें ये माजी को बताना चाहिए? तो वीर जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। नीलम तुम उनसे बात करो और उन्हें कह दो कि आप थोड़े दिन और हरिद्वार में रहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप वापस आएंगे तब तक बच्चा हो चुका होगा। गीतू दीदी ने पूछा, और मैं? तो इस पर वीर जी ने कहा, तुम वैसे भी बच्चे को अपने साथ ले जाओ यूएस, बच्चों के होने के बाद निकलना, और माँ जी को जाने के बाद कह देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम वैसे भी 1-2 साल तक तो आओगी नहीं, आओगी तब तक बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, सब लोगों को लगेगा वो तुम्हारा बच्चा है।
गीतू ने कहा, जोगी को मगर एग्री करना पड़ेगा ना? तो वीर जी ने कहा, हाँ पता है मुझे, उसे बता देना और कह देना मेरा आइडिया था वो। वीर जी ने गीतू से कहा कि जोगी को याद दिला देना, उसके टैक्सी के काम के लिए मैंने उसको आधा स्पॉन्सर किया था और तुम्हारी शादी उससे कर दी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास उस वक्त जॉब नहीं थी। गीतू ने हाँ भर दिया। फिर वीर जी आके डाइनिंग टेबल के पास चेयर पे बैठ गए। मैंने पीछे से जाके उनको गले लगा लिया और जवाब में उन्होंने एक प्लेट उठा ली और कहा, अरे मुझे भूख लग रही है, आज क्या है खाने में? राजमा चावल है। चलिए लिसनर्स, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिंदु बुआ का नरेशन खत्म हो चुका है। फ्लैशबैक से अब हमें वापस प्रेजेंट की दुनिया में आना है, तो उसके पहले एक यहाँ पे ब्रेक लेके आते हैं। See you. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. Welcome back to Radio Udan, a flight of life. You are listening to One Arranged Murder from RJ Rajeshwari. अब हम सब लोग प्रेजेंट में आ गए हैं कहानी में, इसलिए अब हमारा नरेटर वापस केशव है और वो आगे की कहानी हमें सुनाता है। रमेश जी सोफे पे बैठे हुए थे और बहुत मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। नीलम आंटी ने बिंदु आंटी को गले लगा लिया जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी खत्म करी। अंजलि एक दूसरी तरफ दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। कहानी खत्म होने के बाद सबसे पहले सौरभ बोला, सो रमेश अंकल, प्रेरणा आपकी अपनी बेटी नहीं थी? रमेश ने कहा, मगर मैंने उसे कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। उन्होंने बिंदु आंटी की ओर इशारा करके कहा, तुम माँ जी की कसम खा के बताओ, क्या मैंने कभी प्रेरणा और अजय के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? बिंदु ने कहा, नहीं, आपने कभी नहीं करा। सौरभ ने कहा, मगर मुझे तो बताना चाहिए था आपको, क्योंकि मैं तो उससे शादी करने वाला था। रमेश जी ने उसको एक तीखी नजरों से देखा और कहा, क्या फर्क पड़ रहा था उससे? सौरभ कन्विंस नहीं हुआ इस बात से। उसने मेरी ओर देखा कि मैं उसके सपोर्ट में कुछ बोलूं। मैं तो अभी तक चीजों को अपने दिमाग में प्रोसेस ही कर पा रहा था कि ये क्या हुआ था, ये क्या कहानी थी। वेरी अनबिलीवेबल। इस पर अंजलि ने कहा, प्रेरणा तुमको बताने वाली थी इसके बारे में, वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी। सौरभ अभी कन्विंस नहीं हुआ। अच्छा, सच में? इस पर अंजलि ने कहा, उसके मरने के कुछ ही दिनों पहले उसको पता चला इस चीज के बारे में। रमेश जी ने पूछा, अच्छा कैसे पता चला उसको? तो अंजलि ने कहा, मैंने ही उसको बताया था। तो रमेश जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बिंदु की ओर इशारा करके देखा। बिंदु आंटी की नजरें झुक गईं। तो उन्होंने कहा, इसको ऑलरेडी पता था और जब इसने मेरे से आके सीधा पूछा तो मैं उसको झूठ नहीं बोल पाई वीर जी, इसलिए मैंने बताया। तो रमेश जी ने अंजलि से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो अंजलि ने कहा, वो तो मेरे को मम्मी ने बता दिया था, यानी वो गीतू के बारे में बोल रही थी। तो रमेश जी ने कहा, उसने ऐसे कैसे करा? तो अंजलि ने कहा, नहीं, उनके मुंह से गलती से निकल गया था, मगर फिर उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम वैसे भी अमेरिकन हैं। वो शायद ये चाहती थी कि मैं सारी जिंदगी झूठ में ना रहूं, इसलिए उन्होंने मुझे बता दिया। अच्छा किया, और अब क्या फर्क पड़ता है, सबको पता तो चल गया। रमेश जी ने कहा, हाँ, अब तो सबको पता चल गया, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन चीजों के बारे में। अंजलि का जो टोन था वो ये था, मैंने आकर अपनी माँ और अपनी बहन को ही तो बताया, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था? उसने सरकास्टिकली जिस टोन में बोला, रमेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बिंदु आंटी की ओर देख के इशारा करके कहा, इसको बोलो थोड़ा संभल के बात किया करे, मेरे से इस तरीके से कोई बात नहीं कर सकता है। उन्होंने अंजलि को भी चुप कराया। इस पर रमेश जी ने कहा, हाँ, और इन इडियट्स को भी तो पता चल गया, और वैसे ये कर क्या रहे हैं अभी तक हमारे घर में? बोलो इनको कि घर से बाहर निकलें। इस पर मैंने कहा, रमेश अंकल, हम ये किसी को बताने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, और तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो ये बात बोलकर? तो मैंने कहा, नहीं, मेरा ये इरादा तो नहीं था ऐसा बोलने का।
रमेश जी सोफे से उठ गए और उन्होंने कहा, क्या मैं कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? सौरभ ने कहा, क्यों अंकल, ये मैं हूँ सौरभ। और हो तुम कौन? हमारा क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? क्यों हो तुम अभी तक यहाँ पे? तो सौरभ ने कहा, मैं तो आपके हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान करो, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मल्होत्रास के घर से निकाल दिए गए तो मैं और सौरभ हमारे अपार्टमेंट में वापस आ गए। कुछ और हफ्ते बचे थे हमारी लीज खत्म होने के लिए और हम दोनों को अपार्टमेंट्स भी दूसरे ढूंढने थे, जो कि हमने अभी तक किया नहीं था। खैर, सौरभ ने कहा, भाई तुमने ठीक कहा था, मैं बह गया था इमोशंस में। प्रेरणा और उसका घर, उसका एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं दिख रहा था, तभी उसमें कुछ सच्चा नहीं था। दुनिया में ना कुछ भी सच्चा ही नहीं है, सब झूठ और फरेब ही है इस दुनिया में। मैंने कहा, इसमें प्रेरणा की तो कोई गलती नहीं थी। तो सौरभ ने कहा, हाँ, मगर जैसे ही उसे पता चला उसे मुझे बताना चाहिए था ना। तब तक सौरभ ने अपना फोन निकाल लिया था और कुछ कर रहा था। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो कह रहा था कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया है, मैं पाव भाजी ऑर्डर कर रहा हूँ। तब तक मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा, मगर प्रेरणा तुमको कुछ बताना चाहती थी ना? उसका तो ध्यान सिर्फ खाने में था। फिर बुक करने के बाद, पेमेंट करने के बाद उसने कहा, क्या बोला तुमने? मैंने कहा, तुम्हारी लास्ट चैट में प्रेरणा के साथ क्या लिखा आया था, वो तुमसे कुछ बताना नहीं चाह रही थी? तो सौरभ ने प्रेरणा की चैट खोली और उसने देख के बताया, हाँ, वो कुछ बताना तो चाह रही थी और वो बहुत एक्साइटेड भी थी बताने के लिए, मगर उसने मुझे बताया नहीं। तो जब उसने चैट मुझे पढ़ के दोबारा सुनाया तो मैंने कहा, हाँ, ये वही बात लग रही है जो हमें आज पता चली। तो सौरभ ने कहा, हाँ, लिखा तो है, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी एक ट्विन सिस्टर निकलेगी, मैं कैसे जानूंगा इस बात को। सौरभ ने एक लंबी सांस ली और वो अपना फोन को चेक करने लग गया। कहने लग गया, 11 मिनट। मैंने कहा, क्या? तो उसने कहा, हाँ, खाना पहुंचने में अभी 11 मिनट है। मैंने कहा, गोलू, कभी तो फोकस करो, बात को तुम डिविएट मत करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम प्रेरणा को ब्लेम मत करो, वो तुम्हें बताना चाहती तो थी। तो सौरभ ने कहा, हाँ, मगर उसने छुपाया तो सही, उसके घर वालों ने भी छुपाया, किसी ने मुझे कुछ बताना जरूरी समझा भी नहीं। तो सच्चाई तो यही है ना कि मुझे अंधेरे में रखा गया। तो मैंने कहा, शायद वो तुम्हें पर्सनली बताना चाह रही थी, फोन पे नहीं बताना चाह रही थी। शादी के पहले वैसे भी वो तुम्हें बता ही देती। सौरभ ने कहा, छोड़ो ना इस बात को, वैसे भी मैं बेवकूफ बनाऊं। तो मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं बने हो, और वैसे भी अब हमें इस केस को सॉल्व करना है, क्योंकि अब इसमें आदि का केस भी जुड़ गया है। सौरभ ने कहा, केस को कूड़े में डालो, वैसे भी, और आदि का केस क्या है? आदि उसका अब चाचा नहीं है, वो तो उसका मामा है। इसको छोड़ो, इस केस को कुछ सिर पैर नहीं है इसका, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, मुझे इस केस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद कौन सा चाहते हैं कि इसको सॉल्व करना? रमेश अंकल ने देखा नहीं, हमें घर से तो उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, हमें क्या पड़ी है इस केस को सॉल्व करने की? तो सौरभ ने कहा, नहीं, वो ओपिनियन सिर्फ रमेश जी का है, बाकी लोगों का तो नहीं है। तुम क्यों इतने क्रिटिकल हो रहे हो? तो सौरभ ने कहा, अचानक से तुम उन्हें इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? अभी तक तो तुम मुझे कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच्ड हो गया हूँ, अब तुम खुद उनकी तरफदारी करने में लग रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने सौरभ को बार बार कन्विंस करने की कोशिश करी कि केस अब सॉल्व करना चाहिए, वो मान नहीं रहा था। मैं समझ गया, जब तक महाराज जी को खाना ना मिले और उनका पेट ना शांत हो जाए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर में खाना आ गया, सौरभ पाव भाजी लेके मुंह में भरने लग गया। उस वक्त मैंने उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करी, वो नहीं मान रहा था। मैंने उसके आगे से खाना हटा दिया, छीन लिया इस तरफ, और मैं फिर से उससे बात करने लग गया। सौरभ का टोन तो वही था, कह रहा, तुम मेरा खाना मुझे वापस दो, मुझे खाना खाने दो। फाइनली वो मेरे सामने कन्विंस हुआ नहीं कि उसे ये केस सॉल्व करना चाहिए, बल्कि उसने ये कहा, अब हमें अपना फ्लैट ढूंढने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी का काम भी हैम्पर हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए। हम दोनों को अपने अलग अलग अपार्टमेंट्स भी तो देखने हैं। बार बार वो इसी बात को स्ट्रेस करता रहा। फाइनली हमारी ये पार्ली चलती रही। खाना फिनिश जब हो गया तो सौरभ ने कहा, वैसे भी घर वालों ने तो हमें बाहर फेंक दिया है, क्लू हमारे पास कोई है नहीं, वहां जाके इन्वेस्टिगेट करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना किसी का कोऑपरेशन है। हम क्या करने वाले हैं? वैसे भी कैसे करेंगे हम इस केस को सॉल्व?
तो मैंने कहा अभी आदि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी बाकी है, उससे हमें कोई क्लू मिल सकता है। तो सौरभ ने कहा कुछ नहीं मिलेगा तुमको उसमें से भी, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स आएगा, प्रेरणा एक्सीडेंटल फॉल, आदि एक्सीडेंटल ओवरडोज, बस यही बता दिया जाएगा। रमेश जी पैसा देके केस बंद करा देंगे सिंह से कह के, और हम भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या तुम भी ये सोचते हो? मैंने उसको पूछा। मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में कोई भी ट्रस्टवर्दी है? न दोस्त, न घर वाले, न लवर, कोई यहाँ पे भरोसे लायक थोड़ी ना है इस दुनिया में। मैं और सौरभ साकेत वाले हल्दीराम में बैठे हुए थे। सौरभ बिल्कुल माना नहीं था आने के लिए। दरअसल में मल्होत्रा के घर से निकाल देने के बाद 2 दिन के बाद मेरे पास बिंदु आंटी का फोन आया था। वो हमसे मिलना चाह रही थी। सौरभ ने फ्लैटली नो कह दिया था। मैंने एग्री किया था, इसीलिए हम आज यहाँ आए थे उनसे मिलने के लिए। और सौरभ बार बार कह रहा था मेरा तो कोई मन नहीं था इनसे मिलने का। He wanted to do nothing with anyone related to प्रेरणा। खैर वो मेनू देख रहा था और उसने आधा मेनू तो ऑर्डर कर दिया था वहां पे बैठे हुए। बिंदु आंटी आई थी, साथ में अंजलि भी आई थी। वो अपना यूजुअल जीन्स, एक टॉप और अपना जैकेट पहन के आई थी। मैंने उसकी आंखों को और उसके कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखा। डेफिनेटली प्रेरणा से मिलता जुलता था। शी वॉज वेरी मच अलाइक। बिंदु आंटी और अंजलि दोनों ने हमें थैंक्स कहा कि हम उनके कहने पर उनसे मिलने आ गए थे। थोड़ी देर में हमारा टेबल छोले भटूरे, पकोड़ास और ढोकलों से भर गया। सौरभ तो अपना प्लेट भरना शुरू हो चुका था और उसने पूछा क्या रमेश अंकल को पता है कि आप लोग आए हैं? अंजलि ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता उनको। बिंदु आंटी ने कहा सौरभ बेटा, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरी बेटी और अंजलि की सिस्टर को हुआ क्या था। सौरभ ने कहा आज तो आप बहुत प्यार बरसा रही हैं मेरे ऊपर, मगर आपने मुझे अंधेरे में तो रखा ही था ना। तो उन्होंने कहा मैं वीर जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, मगर मेरा तुम्हारे लिए जो प्यार है वो बिल्कुल सच्चा है बेटा। मगर ये सीक्रेट ऐसा था जिसके बारे में हमने कभी परिवार में भी डिस्कस नहीं करा। और ये दोनों लड़कियां, ये बिंदु आंटी ने कहा कि ये दोनों लड़कियां गीतू और रमेश की लड़कियां होके ही सारी जिंदगी पली बड़ी हैं। ऐसा ही रहा है हमेशा, इसलिए हमने इसके बारे में कभी किसी से नहीं बात करी। सौरभ ने कहा रहने दीजिए बिंदु आंटी, पॉइंट ये है कि मुझे बताया तो नहीं गया था ना। अब अंजलि ने बिल्कुल कामली शांति से बोला प्रेरणा ने तो डिसाइड किया हुआ था तुमको बताने का। तो सौरभ ने कहा अच्छा, और कब? तो अंजलि ने कहा बहुत जल्दी बताने वाली थी तुमको, डेफिनेटली शादी से पहले तो बताने ही वाली थी। तो सौरभ ने अंजलि को पूछा तुमने बताया था उसको कि तुम दोनों सिस्टर्स हो, और कब बताया तुमने? उसने कहा कि उसके मरने के कुछ फ्यू वीक्स पहले ही बताया था, क्योंकि वो एक दिन मेरे से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। वो इतना ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, इतना क्लोज हो गई थी वो मेरे से, तो मैंने उसको बता दिया। तो फिर उसका क्या रिएक्शन रहा? वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी और बहुत खुश हो गई थी, और वो तुम्हें तुरंत बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उसको कहा था तुम इतनी बड़ी बात है एक किसी स्पेशल ओकेशन के लिए सेव करना और तब सौरभ को बताना। तब मैंने सौरभ की ओर देख के कहा मैंने तुम्हें कहा था ना, वो करवा चौथ वाले दिन ही तुम्हें बताना चाह रही थी ये बात। तब बिंदु आंटी ने सॉफ्ट वॉइस में कहा बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। सौरभ बस अपने खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। उसके बाद वो खड़ा हो गया। तो बिंदु आंटी ने कहा सौरभ बेटा जाओ मत। मैंने सौरभ का हाथ पकड़ के खींच दिया और जबरदस्ती उसको बैठा दिया। बिंदु आंटी ने अपना हैंडबैग खोला और एक हेवी सा कीचेन निकाला। करीब 1 दर्जन चाबियां उसमें थी। टेबल पे रखा और उन्होंने हमारी तरफ उस गुच्छे को खिसका दिया। मैंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये तो घर की चाबियां हैं। तो मैंने कहा इतनी सारी? तो इस पर बिंदु आंटी बोली वीर जी के बैग में उनके ब्रीफकेस में जो कुछ भी था सबका मैंने कॉपी करके लिया है और मैं उसका पूरा सेट ले आई हूं आज। मैंने कहा हम क्या करेंगे इसका? तो बिंदु आंटी ने कहा हमें हेल्प करो और हमारे सवालों का जवाब कहीं से प्राप्त करो। सौरभ ने कहा मगर रमेश अंकल को तो कोई जवाब चाहिए नहीं। तो बिंदु आंटी ने कहा तुम जानते हो वीर जी को, उनके लिए घर की इज्जत, घर का नाम सबसे बड़ी चीज है। सौरभ ने चाबी के गुच्छे को उनकी तरफ वापस खिसका दिया और उसने फिर से बोला
आप और अंजलि यू हैव बीन वेरी गुड टू अस, मगर मेरे लिए आपके परिवार के साथ का सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे अब कोई लेना देना नहीं रखना है। मैंने अंजलि की ओर देखा, उसका चेहरा बहुत मायूस हो गया था और मैंने फिर सौरभ को कहा, अरे सौरभ, कम से कम सुनो तो सही कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। सौरभ का ध्यान तो पूरा उसके खाने पे ही था और वो वहीं से ही बोल रहा था। कह रहा था, आई एम डन विथ एवरीवन इंक्लूडिंग यू। मेरी तरफ देख के बोला। मैंने चाबियों के गुच्छे पे हाथ लगाया। हमारे सब सवालों का शायद जवाब उनमें था। सौरभ को मैं बोलना चाह रहा था, किसी मर्डर को ऐसे जाने तो नहीं दिया जा सकता ना, मगर मैं कुछ बोल नहीं पाया उसको। मैं अंजलि के मायूस चेहरे को भी नहीं देख पा रहा था। तब बिंदु बुआ ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मेरे लिए कर दो। सौरभ ने अपना हाथ पीछे कर लिया और अपना प्लेट अपने खाने से भरने लग गया। तब अंजलि बोली, प्रेरणा ने मुझे बताया था कि बेस्ट थिंग जो मेरी जिंदगी में हुआ है वो ये है जो कि मैं सौरभ से मिली। सौरभ ने ढोकला वापस प्लेट में रख दिया। अंजलि कंटिन्यूड, बोली, प्रेरणा तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू करती थी, अपने ईंटों से भी, अपने परिवार से भी, अपने किसी पुराने रिलेशनशिप से भी सबसे ज्यादा वो तुम्हें वैल्यू देती थी। सौरभ ने अंजलि को घूरते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हें ये बताया था? अंजलि ने कहा, हाँ, एक बार नहीं कई बार बताया था। और वो इतनी खुश थी, कह रही थी, देखना अंजलि, जब उसे पता चलेगा ना कि मेरी ट्विन सिस्टर है, वो खुशी से फूला नहीं समाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज का। वो मुझे इतना चाहता है, बस वो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। तब सौरभ ने सॉफ्टली बोला, हाँ ये बात तो सच है। फिर बिंदु बुआ बोली, फिर तुमने जो चीज शुरू करी थी, तुम सबके खिलाफ होकर भी तो इस केस को कंप्लीट करना ही चाह रहे थे ना। हाउ डज इट मैटर वीर जी ने क्या बोला हो? जो तुमने शुरू किया, क्या तुम उसको बीच में छोड़ दोगे? पता नहीं लगाओगे क्या हुआ था? सौरभ की सुई वहीं अटकी पड़ी हुई थी, मगर उसने मुझे बताया क्यों नहीं था? तब बिंदु बुआ बोली, मैंने ही उसको कहा था कि तुम्हें अभी मत बताओ और एक स्पेशल ओकेशन के लिए इसको सेव करना, और मैंने उसको कहा था तुम करवा चौथ वाले दिन बताना। सौरभ सेड, व्हाट? बिंदु बुआ कंटिन्यूड, हाँ, शी केम टू मी। जिस दिन उसे पता चल गया था कि मैं उसकी मदर हूँ, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत रोए और बहुत सी चीजें हमने एक दूसरे से शेयर करी, बहुत सी बातें करी। तब मैंने उसको ये बात बताई थी। बिंदु बुआ बोली, वो तुम्हारे लिए व्रत करना चाह रही थी, बहुत प्यार करती थी तुमसे वो। ये कहते हुए बिंदु बुआ की आंखें भर आई थी। सौरभ ने अपना हाथ चाबियों के गुच्छे पे रखा और कुछ सोचते हुए फिर उसने उनको अपनी तरफ ले लिया। तो बिंदु बुआ बोली, बेटा, क्या इसका मतलब ये है कि तुम तहकीकात करोगे इस केस का? सौरभ ने सर हाँ में हिला दिया। बिंदु बुआ बहुत खुश हो गई। वो बोली, बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ? कुछ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ? तो सौरभ ने कहा, हाँ, जो मैंने खाना ऑर्डर किया है ना, वो आप खाइए, क्योंकि पकोड़े अगर ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल रबड़ लगते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा तो ये सौरभ मान चुका है केस सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022, यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO,
पैरालंपिक इंडिया सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivetech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। सौरभ और मैं कैब में जा रहे थे, हम दोनों के लिए फ्लैट्स देखने के लिए गुड़गांव की ओर जा रहे थे। सौरभ ने कैब ड्राइवर को कहा, मुझे यहाँ का रास्ता बहुत अच्छे से पता है, प्लीज अवॉइड गूगल मैप और मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस पे चलिए। चाबियों का गुच्छा मैंने हाथ में लेकर बोला, ये इतनी सारी चाबियां ये क्या होंगी? तो सौरभ ने कहा, पूरे घर की और सब जगह की होगी इसमें। एक बड़ी सी चाबी को हाथ में लेते हुए मैंने कहा, ये शायद मेन डोर की चाबी होगी। तो सौरभ ने कहा, नहीं, घर के मेन डोर का लॉक तो नॉर्मल लॉक है, ये तो किसी शटर का लगता है। तो क्या ये उनके मल्होत्रा अंकल के शोरूम की चाबी होगी? तो सौरभ ने कहा, हाँ शायद। तब तक हम हैमिल्टन हाइट्स गुड़गांव पहुंच गए। वहां पे सौरभ ने विंडो नीचे करके एक आदमी को वेव किया जो कि शाम को 7 बजे सनग्लासेस पहन के घूम रहा था, और वही था हमारा ब्रोकर जिससे हम मिलने आए थे। उसने 2 1 बेडरूम फ्लैट्स देख रखे थे, एक टावर 2 एक टावर 9 में। सौरभ ने कहा, हमें इतना पास पास में नहीं चाहिए। सौरभ हमेशा यही कहता रहा कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। उसको ही अकेले अलग रहना था, मुझे तो नहीं। अब उसे स्पेस चाहिए तो मैं उसे क्या करूं? मैं उसे इसरो लेके जाऊं? इसरो यानी वो इसरो स्पेस स्टेशन की बात कर रहा था। ओके, तो ब्रोकर ने पूछा, क्यों आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं पास पास में? तो सौरभ ने कहा, नहीं, हम एक दूसरे के बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो उसने ब्रोकर ने पूछा, पर क्यों? तो सौरभ ने कहा, ये तुम्हारे मतलब की चीज है क्या कोई? उसने कहा, नो नो नो, इट्स नॉट माई बिजनेस। मेरा बिजनेस है कि मैं आपको फ्लैट्स दिखाऊं, और मैं आपके लिए अब लाइन लगा दूंगा फ्लैट्स दिखाने की। जहां भी आप कहें मैं वहां दिखा दूंगा। चलिए, दोनों अब अपने अपने घर देखने तो आ ही गए हैं। आगे वो केस को कैसे हैंडल करने वाले हैं, साथ में रह के करने वाले हैं या दूर दूर अलग घर में रह के करने वाले हैं, ये जानने के लिए अब हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। See you.